नमस्कार दोस्तों। टीचर्स एग्जाम के लिए हम मनोविज्ञान की कक्षाएं शुरू की थी, जिसमें कुछ टाइम से हमने क्लासेज नहीं ली थी। अभी कुछ स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट आ रहे थे, सर इन क्लासेज को कंटिन्यू रखिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्लासेज को लगातार जारी रखेंगे। भाई बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए। देखिए, इतनी मेहनत करके सभी नोट्स हमने तैयार किए हैं, साथ साथ में जो लेटेस्ट मैटर है वो भी हमने इसमें ऐड किया है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते वो चीजें भी हमने ऐड की। तो थोड़ा सा आप भी देखिए, इनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट वो जुड़ सके। हमारी मनोविज्ञान की 5 क्लासेज जब वो पूरी हो चुकी थी, 5 क्लासेज हो चुकी थी। अब ये हमारी 6 नंबर की क्लास है और इसमें हम देखिए मनोविज्ञान से संबंधित वंशानुक्रम की बात करेंगे और वातावरण की बात करेंगे। मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन कारकों की इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और उसके बाद में इन टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी 7 नंबर की क्लास रहेगी, उसमें हम जो विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनको एक एक करके सभी को हम करते हुए चले। एक चीज और आपको बता देता हूं भाई, हमने एनसीईआरटी क्लास 10th 11 12 के थोड़े से ऊपर से क्वेश्चन बना करके ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं भाई। एनसीईआरटी को लेकर के ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके रीट के एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, सीईटी के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है 10th क्लास तक की जो साइंस होती है वही पूछी जाती है ज्यादातर। तो उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को फोकस करके हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं और वो शायद मैं कल या परसों से शुरू कर देंगे, जिसमें साथ में टॉपिक को भी कवर करेंगे और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक से हम लगभग 100 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, जिसके वजह से पूरा वो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। तो रीट की तैयारी जो कर रहे हैं ना, उनके लिए एक अलग से सौगात है वो, ठीक है। और सीईटी की कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पूरा का पूरा हम अलग से स्टार्ट करेंगे उसको। तो अभी हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, विकास की दिशा। इसमें देखिए, एक तरफ आयु लिखा हुआ है और एक तरफ विकास की प्रक्रिया लिखी हुई है। जैसे हम अगर कोई बच्चा है, उसके प्रथम सप्ताह की बात करते हैं, तो प्रथम सप्ताह में बच्चा सिर को उठाना सीखता है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो पहली माह के अंदर वो अपने सिर को इधर ऊपर नीचे करना शुरू कर देता। जब तक वो 3 माह का होता है, तीसरा माह उसको लग जाता है, तो उस समय वो गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण करने लग जाता है। देखिए, हम उस बच्चे के सामने हाथ को ऐसे इधर उधर लेके जाते हैं तो उसकी आंखें उस हाथ के पीछे पीछे जाती है। तो वो 3 माह के बालक में ये देखने को मिल सकता है। जब बालक 5 माह का होता है तो वो सहारा देने पर बैठने लग जाता है। अगर उसको हम बिठाते हैं तो वो सहारा देने पर पीछे तकिया लगा करके या कोई अन्य हार्ड चीज पीछे लगाने से वो बैठना सीख जाता है। 6 से 7 माह का जब बालक होता है तो बिना सहारे के बैठना सीख जाता है वो। 7 से 8 माह का बालक होगा तो सहारे से खड़ा होना सीख जाएगा। जैसे खाट होती है ना हमारी, खटिया जो चारपाई बोलते हैं, या बेड होता है, बेड को अगर पकड़ा देते हैं दोनों हाथों से तो वो खड़ा रह जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे इन्हीं को लगातार हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो 9 से 10 महीने में लगातार इन चीजों को दोहराता है और दोहराने से क्या होगा, बिना सहारे भी वो खड़ा होना सीख जाता है। 1 वर्ष का बालक जो होता है वो बिना सहारे चलना सीख जाता है, चलने लग जाता है बिना सहारे ही। और 2 वर्ष का बालक दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, ये प्रक्रिया इनमें देखने को मिल सकती है। और 3 से 4 वर्ष का बालक जो होता है वो कूदना, उछल कूद करना, साइकिल चलाना, ये सभी गतिविधियां करने लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए, विकास में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनकी सिद्धांतों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये अलग अलग फैक्ट दे रखे हैं, उन चीजों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। समझने के लिए आप देख लेना इन चीजों को, कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो आएगी ना वो आगे मैं बता दूंगा आपको, जहां से वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक शुरू होंगे। देखिए, पहला पॉइंट दे रखा भाई, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन जो होगा तो वो शारीरिक परिवर्तन हम मान सकते हैं, मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन मान सकते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास में हम पढ़ चुके हैं भाई, वो शारीरिक हो या कोई अन्य परिवर्तन हो, वो सभी परिवर्तन आपको विकास में इंक्लूड करने होते हैं। जैसे यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन, आकार में परिवर्तन की बात करें तो शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक में क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, उसके भार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है वो 3 किलो का होता है समथिंग, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें क्या होता है, वजन में बढ़ोतरी होने लग जाती है। उनकी
जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो 20 इंच के समथिंग होती है, 20 इंच के समथिंग। और जैसे जैसे वो गुजरता है 1 साल के समथिंग में वो उसकी हाइट जो होती है, लंबाई, वो दुगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें लंबाई, चौड़ाई, भार, इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है भाई? शारीरिक परिवर्तन होता है। मानसिक परिवर्तन में क्या होगा? मानसिक मतलब मस्तिष्क की जो हमारी स्मृति होती है ना, उसका विकास, बुद्धि का विकास जो होता है वो मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे कि चित्त, मन को स्थिर, मन का विकास जो होता है, चिंतन मनन करना, कोई भी वस्तु किसी बच्चे के सामने आ गई, वो बच्चा उसके बारे में सोचता भाई ये ऐसे कैसे है। कोई गाड़ी जा रही है, एक बच्चे ने देखा, उस गाड़ी को देखते ही पता चला ये गाड़ी ऐसे चल क्यों रही, कोई गाड़ी खड़ी है तो ये खड़ी क्यों है। तो ये कुछ जो मन में उसके विचार आते हैं ना, वो विचार है वो मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि, संप्रत्यय बनाना, कोई भी विचार व्यक्त करना या विचार प्रकट करना, वो भी आपका मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगर केवल शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम अभिवृद्धि कह देंगे। दोनों को अच्छे से हमने समझा, अभिवृद्धि और विकास को। अगर केवल शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिवृद्धि हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों साथ साथ हैं तो आपका विकास हो जाएगा भाई, उसको हम विकास कह देंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, जितने भी आपके विकास की जितने भी घटक है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भाषिक, सामाजिक, ये जितने भी विकास आते हैं वो सभी आपके विकास के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, आगे अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन देखिए वो आकार वाली बात है, सामान्यतः हम बात करें, और इनके कई पक्ष होते हैं। देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, सभी में परिवर्तन होगा तभी विकास हम कह सकते हैं इसको। सभी में परिवर्तन होगा तभी विकास कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए बहुत छोटा सा बनाया मैंने और ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इन दोनों में परिवर्तन नजर आ रहा होगा। चाहे वो हाइट से देख सकते हैं, वजन से देख सकते हैं, या फिर और अन्य परिवर्तन भी इनमें देख सकते हैं। मतलब इनके अनुपात में परिवर्तन होता है। जब छोटा बच्चा होता है और जब वो वयस्क हो जाता तो उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वही आपके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि शब्दकोश का बढ़ना, छोटा बच्चा बोलना थोड़ी सीखता है, जैसे 1-2 साल के और 1 साल के बीच में हम बात करें तो 2-2, 3-3 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करता है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था से ऊपर 7-8 साल का हो जाता है तो वो अच्छे से बोलना सीख जाता है। तो ये अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दांतों का बढ़ना, भाई दांत शुरुआत में कितने होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। दूध के दांत आपके 20 होते हैं, फिर वो 32 हो जाते हैं वयस्क में। और स्थायी दांत की बात करें तो बालों का बढ़ना, शुरुआत में बाल कम होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम घर में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके बहुत छोटे छोटे और बाल भी कम होते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम सामान्यतः बोलते हैं बहुत ही छिद्दे बाल हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो बहुत ही मतलब कम बाल होते हैं उसके सिर पे, तभी कहते हैं भाई इनकी 1 या 2 बार से टकली करवा दो। 1 या 2 बार एकदम से बाल इसको निकाल दो, काट दो, जिससे कि क्या हो जाए, दोबारा जब बाल आए ना तो वो अच्छे से घने बाल आए। तो वो क्या होते हैं? बालों का बढ़ना। तो ये भी अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत आता है। पुराने चिन्हों का लोप, ये देखिए हम पहले बात कर चुके हैं, हरलोक की बात की थी तो उस समय मैंने इसके बारे में बताया था। कच्चे दांत जो होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो तो लुप्त हो जाते हैं भाई, वो तो लुप्त हो जाते हैं 4-5 साल की उम्र के आते आते, और उनके स्थान पर स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आवाज होती है वो विलुप्त हो जाती है। आवाज एकदम से लुप्त नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी आवाज में ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे की आवाज मीठी होती है, पतली होती है, लेकिन जैसे वो वयस्क या किशोरावस्था में जाता है उसकी आवाज मोटी हो जाती है, जो हमें अच्छी भी नहीं लगती है। ठीक है ना, मोटी आवाज हो जाती है। लड़कियों में थोड़ा सा डिफरेंस अलग देखने को मिलता है। लड़कियों की आवाज है वो किशोरावस्था के बाद और मीठी हो जाती है, तभी तो उस चक्कर में ज्यादा लोग फंसते हैं, है ना। कच्चे बाल जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर आपने छोटे बच्चे के बाल जो होते हैं ना वो भूरे भूरे होते हैं, फिर वो काले होने लग जाते हैं। तो वो काले बाल तो होंगे ना, वो मजबूत या पक्के बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पुराने चिन्हों का लोप हो जाएगा। फिर आगे देखिए नए चिन्हों का उदय, मतलब नए चिन्ह उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्थायी दांतों का आना, ये भी एक नए चिन्ह के रूप में है। दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी वगैरह ये युवावस्था में आती है। मूछ का आना, गुप्तांगों पर बालों का आना, ये इसी के अंतर्गत आता है। मेल और फीमेल की आवाज में परिवर्तन होना, जैसे मेल की आवाज होती है वो कर्कश हो जाती है, आपने देखा होगा, कुछ अजीब सी लगती है जब किशोरावस्था में बच्चा बोलता है तो, लेकिन बच्चे की आवाज मीठी लगती है। इसी प्रकार से लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल्स की, तो उनकी आवाज तो मधुर हो जाती है, किशोरावस्था के बाद में मधुर हो जाती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले
कारकों की बात करते हैं भाई, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मैंने अभिवृद्धि के बारे में और विकास के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल से बताया था। यहाँ पर इनको प्रभावित करने वाले कारक देखिए वंशानुक्रम जो होता है ये 50% प्रभावित करता है भाई अभिवृद्धि और विकास को। वातावरण होता है ये भी 50%, सबसे अधिक वातावरण प्रभावित करता है, ये व्यवहारवादों के अनुसार बात कर रही हैं। बुद्धि भी प्रभावित करती है, रोग या दुर्घटना चोटग्रस्त हो जाए वो भी आपके विकास या अभिवृद्धि को प्रभावित करेगी। परिवार व समाज व देश ये भी प्रभावित करेगा, इनकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे भाई, एक बार सिर्फ नाम देख लीजिए। संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो भी विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। ये इनके नाम थोड़े से याद रखें। अब आगे हम इनको डिटेल से बात करेंगे भाई। पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम, इसे हम वंशक्रम भी कह देते हैं और जैविक कारक भी कहा जाता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, वंश का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली जो होती है वो वंश कहलाती है। वंशानुक्रम मतलब ऐसे लक्षण जो पूर्वजों में उपस्थित थे और आज वर्तमान में वो उनके जो वंशज उनके जो वंश ना उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे दादा दादी के लक्षण हमारे अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो अपने माता पिता से वे लक्षण जो पुत्र के अंदर आए हैं, माता पिता से वे लक्षण जो पुत्र के अंदर आए हैं वो लक्षण आपके वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। समझिए यहाँ पर देखिए जन्म से संबंधित या जन्मजात होते हैं भैया, ये जन्म से या जन्म से संबंधित या जन्मजात होता है। माता पिता के माध्यम से उनके संतानों में उनके पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं वह वंशक्रम कहलाता है। देखिए ये चीज मैंने बताई थी, माता पिता के माध्यम से उनके पूर्वजों के गुण जो होते हैं उनके संतानों में आ जाते हैं वो वंशक्रम कहलाता है। और इसके लिए वुडवर्थ के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी भाई, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक बालक में जन्म के 9 माह पूर्व, एक बालक में जन्म के 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं उसे ही वंशक्रम कहते हैं। यानी कि जब निषेचन की क्रिया होती है, जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस समय गर्भ का निर्धारण उसी समय तो होता है गर्भ का धारण। रोपण की क्रिया होती है, इम्प्लांटेशन वगैरह होता है, साइंस वाले जानते हैं ये चीज, सिर्फ आप समझ लेना भाई। जब गर्भ धारण के समय 9 वर्ष पूर्व, बच्चे के जन्म से 9 वर्ष पूर्व जब गर्भ धारण होता है तो उस समय जो गुण उसमें मौजूद होते हैं वो गुण आपके वंशक्रम होते हैं। ये वुडवर्थ के अनुसार है भाई। बीएन झा क्या कहते हैं इनके बारे में भी देख लीजिए भाई। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये परिभाषा भी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, मतलब जन्म से ही उसमें जो विशेषताएं हैं उनका जो पूर्ण योग है वो आपका बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम है। तो ये परिभाषा भाई थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे वंशक्रम है, उस पूरी चीज को पढ़ते हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का लड़की कैसे बनते हैं, वो पूरी चीज यहाँ पर क्लियर करते हैं भाई। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंशक्रम के आधार पर जीवन की शुरुआत, ठीक है, अच्छे से समझना भाई इस चीज को। मानव शरीर है वो कोषों का योग है भाई। कोष मतलब यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है, कोशिका की बात हो रही है, कोशिका की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मानव शरीर जो होता है वो कोशिकाओं का योग है, कोशिकाओं का ही एक समूह है, वो मिलकर के मानव का निर्माण करता है। मतलब लाखों सैकड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जब हम बात करते हैं मानव शरीर की, ठीक है। और शरीर का जो प्रारंभ होता है वो केवल एक कोशिका से प्रारंभ होता है। देखिए सामान्यतः जब हम बात करते हैं, एक बार अलग से समझा देता हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी ने पढ़ा भाई, मेल और फीमेल। जब हमारी बात करते हैं तो मेल के द्वारा तो देखिए किसका निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, स्पर्म, ठीक है। और फीमेल के द्वारा एग का फॉर्मेशन होता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। ये जो सेल बनती ना ये एक ही सेल होती है और इसी सेल से किसी भी जीव के शरीर का प्रारंभ है वो इसी सेल से होता है, जाइगोट से ही होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर दोबारा से समझाने वाला हूं मैं, सिर्फ अलग से इसलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए भाई। देखिए शरीर का प्रारंभ या जीव का जो प्रारंभ होता है ना वो एक ही कोशिका से होता है और उस कोशिका को हम संयुक्त कोष या जाइगोट कहते हैं। और आपकी साइंस के लैंग्वेज में हिंदी में इसे युग्मनज भी कहा जाता है भाई, याद रख लेना। एक ही कोशिका से जीवन का प्रारंभ होता है, शरीर का प्रारंभ होता है, जिसे संयुक्त कोशिका जाइगोट कहा जाता है। देखिए माता है और पिता है। माता के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं भाई। मनुष्य की जब हम बात करते हैं, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
46 गुणसूत्र। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना, ये याद रख लेना। ओके, तो 46 गुणसूत्र माता में होते हैं, 46 पिता में होते हैं। और माता के द्वारा एक कोशिका का निर्माण किया जाता है या एक कोष का निर्माण किया जाता है। माता के द्वारा जो कोष उत्पन्न होता है उसको मातृकोष कह देते हैं। पिता के द्वारा जो कोष उत्पन्न होता है उसको पितृकोष कह देते हैं। इसे हम जनन कोष भी कह देते हैं। और ये अर्ध कोशिका होती है। अर्ध कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, यहाँ पर 23 हो जाते हैं, मतलब आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, तो इसको अर्ध कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगुणित होती है भाई, ये 23 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार पिता से जो प्राप्त होता है उसको पितृकोष कह देते हैं, जनन कोष कहते हैं, इसको अर्ध कोशिका इसको कह देंगे। ये भी अगुणित होता है, इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब 23 गुणसूत्र तो ये हैं, 23 ये हैं, 23 मिलकर के यहाँ पर द्विगुणित संरचना बना लेंगे, मतलब 23 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं भाई। और जो नई संरचना बनती है उसको हम संयुक्त कोष या जाइगोट या युग्मनज कह देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको हम युग्मक भी कह देते हैं भाई। साइंस की लैंग्वेज में हम बात करें तो इनको युग्मक भी कह देंगे। इसको मेल और इसको फीमेल और इसको मेल गेमेट्स या युग्मक कह देंगे। जब ये जुड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त कोष जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि द्विगुणित होता है। मतलब इसमें गुणसूत्र कितने आ गए? 23 इधर वाले, 23 इधर वाले, टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। इसको हम एक पूर्ण कोशिका कह देंगे। जबकि इनको हमने क्या कहा था? अर्ध कोशिका। और ये एक पूर्ण कोशिका हो जाएगी। और ये किस आकार की होती है भाई? सुई की नोक के आकार की होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। सुई की नोक के आकार या सुई की नोक के समान होती है जाइगोट की संरचना। जीवन का प्रारंभ है वो इसी अवस्था से होता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए, शरीर और लिंग का निर्माण करने में वंशक्रम की भूमिका किस प्रकार से होती है? शरीर और लिंग का निर्माण करने में देखिए, माता के अंदर 23 गुणसूत्र हमें प्राप्त होते हैं माता से, और 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। दोनों मिलाकर के 46 बनते हैं। तो ये जो 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र तो ऐसे होते हैं जिनको हम काय गुणसूत्र कहते हैं। इसी प्रकार से पिता में भी 23 में से 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम काय गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और जो 23 में से जो 22 तो ये आ गए, एक जो बचता ना, उस एक गुणसूत्र को हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई? लिंग गुणसूत्र कह देते हैं। इसी प्रकार से पिता में भी एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होगा। अब ये 22 गुणसूत्र तो ये माता से प्राप्त हुए, 22 गुणसूत्र पिता से प्राप्त हुए, टोटल 44 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। ये 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये काय गुणसूत्र कहता है। काय का मतलब शरीर। तो ये क्या करेंगे भाई? 44 गुणसूत्र किसका निर्माण करेंगे? शरीर का निर्माण करते हैं, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक गुणसूत्र माता का जो रह गया वो, और एक गुणसूत्र पिता का। ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं इनको हम लिंग गुणसूत्र कह देते हैं। और ये जो 2 लिंग गुणसूत्र है ये किसका निर्माण करेंगे भाई? लिंग का निर्धारण करते हैं। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है हम आगे बात करते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना? आराम से बस एक अच्छे तरीके से समझना भाई, कोई समस्या नहीं होगी। 1 या 2 बार देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। लिंग निर्धारण की बात करते हैं। यहाँ पर लिंग निर्धारण की जब बात करते हैं तो हमने वो एक गुणसूत्र बात की थी ना, एक पिता से और एक माता से। उस एक गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे यहाँ पर, माता से और पिता से। देखिए, माता से जो माता में जो गुणसूत्र होता है ना, वो होंगे आपके अक्ष होते हैं। पिता में अक्ष वाई होते हैं। यहाँ पर अक्ष जो होता है ये तो लंबे गुणसूत्र होते हैं, और वाई जो होते हैं बौने या गोल गुणसूत्र होते हैं। देखिए, माता में जो अक्ष गुणसूत्र होता है इनमें से कोई एक अक्ष गुणसूत्र आता है, और इधर से पिता से कोई एक अक्ष गुणसूत्र आता है। मतलब ये वाला अक्ष गुणसूत्र यहाँ पर आ गया। ये अक्ष गुणसूत्र, ये अक्ष गुणसूत्र आपस में संयुक्त होते हैं। संयुक्त होकर के अक्ष संरचना बना देते हैं। और अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष माता क्या थी? फीमेल थी, तो यहाँ पर भी फीमेल ही होगी, मतलब बालिका का जन्म होता है। अगर दोनों गुणसूत्रों की हम बात करें, अक्ष उपस्थित है तो आपका वो क्या हो जाएगा भाई? बालिका हो जाएगी। तो इनमें दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं? लंबे गुणसूत्र होते हैं। अगर माता से अक्ष आ रहा है, पिता से वाई आ रहा है, यहाँ पर अक्ष वाई गुणसूत्र बनते हैं, तो क्या हो जाएगा? बालक उत्पन्न होगा। इसमें एक लंबा गुणसूत्र, एक बौना गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। ये याद रख ले भाई, ठीक है ना? माता है या माता से पिता से अगर लड़की पैदा होती है तो वो अक्ष गुणसूत्र वाली होगी। अगर माता पिता से लड़का पैदा होता है तो वो अक्ष वाई गुणसूत्र लिए हुए रहेगा। आगे कुछ कथन दिए गए हैं भाई, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि मन की परिभाषा है, एक मनोवैज्ञानिक है मन, इन्होंने कहा कि हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं
इन गुणसूत्रों में निहित होती है। हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं जो होती है इन गुणसूत्रों में निहित होती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों के विद्यमान पितृएक को किसे कहते हैं भाई? ये थोड़ा सा नाम आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। पितृएक को कहते हैं भाई जीन को कहते हैं। याद रख लेना भाई, जीन्स को कहा जाता है। जीन जो होती है ना, जीन, उनको कहते हैं। जीन उपस्थित होते हैं ना, जीन डीएनए उन्हीं में तो पाए जाते हैं। तो विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृएकों में होती है, मतलब जीन के अंदर ये विशेषताएं होती हैं, जीन के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक पितृएक यानी कि जीन्स एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन्हें वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं, वंशानुक्रम कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने मेंडल का नियम पढ़ा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें ये क्या होते हैं भाई, जी युग्म विकल्प भी बोलते हैं ना। ये किसको इंडिकेट करता है भाई? ये एक गुण लिए हुए रहता है। गुण कौन सा भाई? ये लंबा का गुण होता है, ये बोने का गुण होता है। तो ये एक प्रकार से जीन ही होती है। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया है, मन ने बताया है। आगे देखिए, पितृएक क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं भाई? शारीरिक मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करने वाले जो होते हैं वो पितृएक या जीन कहलाते हैं। ठीक है। तो ये वंशानुक्रम की बात हो गई भाई। अब वंशानुक्रम के अलग अलग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत और नियम दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं भाई। वंशानुक्रम के सिद्धांत व नियम। पहले नियम की बात करेंगे, 3 नियम देखेंगे यहाँ पर। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। फिर ये 4 यहाँ पर सिद्धांत है भाई। बीज कोशों की निरंतरता का नियम या सिद्धांत, जननद्रव्य का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत। ये सिद्धांत की बात करेंगे और ये 3 आपके यहाँ पे नियम। ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समानता का नियम। समानता के नियम की बात करते हैं भाई। यहां पर देखिए, समानता का मतलब होता है समान। समान कौन है? माता पिता भाई। समान माता पिता, और समान माता पिता से समानता का नियम का मतलब हो जाएगा समान ही संतान पैदा होगी। और समान संतान का मतलब क्या होगा भाई? जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी। ऐसा आपने कभी देखा भाई, गधे के घोड़ा पैदा हो गया, या फिर शेर के कुत्ता पैदा हो गया, या मनुष्य के गधा पैदा हो गया? ऐसा आपने देखा भाई? कभी देखा क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा उसके माता पिता होते हैं उसी के अनुरूप उनकी संतान उत्पन्न होती है भाई। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक मानव को तथा पशु को ही जन्म देता। पशु को जन्म देगा, मानव को जन्म देगा। मतलब समान जीवों को जन्म देते हैं। ये नहीं कि मनुष्य जो होता है किसको जन्म दे देगा? कुत्ते को जन्म दे देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये समानता का नियम यही दर्शाता है भाई। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ठीक है ना। जैसे आम के पौधे से आम ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कभी आपने आम के पौधे से आलू प्राप्त किए हैं क्या? आम के पौधे से खजूर प्राप्त किए क्या? ऐसा कभी नहीं होता। आम के पौधे से आम प्राप्त होंगे, खजूर के पौधे से खजूर प्राप्त होंगे। और ये जो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी कहते हैं भाई इसको, ये दिया किसने था? तो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। ये भी याद रखना। आगे देखिए, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का मतलब भिन्न। विभिन्नता का नियम का मतलब होता है भिन्न। इसका मतलब जो बालक होता है वो माता पिता से बिल्कुल ही भिन्न होता है। समान न होकर के बिल्कुल ही भिन्न मिलेगा। जैसे बालक के माता पिता के बिल्कुल समान न होकर के उनसे बुद्धि, रंग, स्वभाव में कुछ भिन्न होता है। आपने देखा होगा शहर में रहने वाले कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिनके मम्मी पापा दोनों ही काले होते हैं, लेकिन उनकी संतान कैसी होती है? गोरी होती है ना। तो ये विभिन्नता के सिद्धांत है भाई। रंग चेंज हो गया ना उसका। आपने देखा होगा गांव में रहने वाले कुछ मंद बुद्धि होते हैं, लेकिन उनकी जो संतान उत्पन्न होती है ना, वो कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया। मतलब वो तो जड़ बुद्धि के हैं भाई माता पिता, लेकिन उनकी संतान जो होती है वो बुद्धि में उनसे ज्यादा भिन्न हो गई। वो जड़ बुद्धि के, लेकिन उनमें बुद्धि ज्यादा विकसित हो गई है। स्वभाव भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई गाँवों के अंदर कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही निर्मम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मुख्य रूप से मास्टर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही साधारण होता है, सरल होता है, लेकिन उनकी संतान जो होती है ना, बहुत ही बदमाश पैदा हो जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति की पैदा हो जाती है। तो ये स्वभाव में भी भिन्नता देखने को मिल सकती है। और ये डार्विन और लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो विभिन्नता का सिद्धांत भाई ये बताता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। तीसरा जो आता है वो है प्रत्यागमन या परावर्तन का सिद्धांत। प्रत्यागमन या परावर्तन का सिद्धांत ये थोड़ा आपका विभिन्नता से मिलता जुलता ही है,
लेकिन क्या मिलता जुलता भाई, आपकी जो माता पिता हैं उनसे विपरीत संतान पैदा हो जाए। भाई माता पिता हैं वो एकदम सामान्य रूप से हम बात करें काले माता पिता हैं, दोनों ही माता पिता काले हैं, लेकिन उनकी संतान गोरी पैदा हो गई, तो ये उसके विपरीत लक्षण हो गए ना। जैसे एक हमारे इंडिया के भारत के अंदर एक एग्जाम्पल लिया जाता, हिरण्याकश्यप राजा हुआ करता था, घमंडी था, बहुत ही अहंकारी था, लेकिन उनकी संतान प्रहलाद ने जन्म ले लिया जो कि उसके विपरीत गुणों वाला था, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, बालक में माता पिता से ठीक विपरीत गुण आ जाते हैं। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद का जन्म, काले माता पिता जो होते हैं उनके गोरी संतान का जन्म, ये आप चीज देख सकते हैं। भाई आपने देखा होगा कई पहलवान होते हैं बड़े बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजा स्ट्रॉन्ग, और उनकी संतान देखिए तो बिल्कुल लकड़ी जैसी संतान पैदा होती है, पतले पतले बच्चे होते हैं उनके। तो ये जो परिवर्तन है ये भी आपके प्रत्यागमन परावर्तन के अंतर्गत ही आता है। अब इनके सिद्धांतों की बात करते हैं। भाई सिद्धांत कौन कौन से आते हैं, देखिए पहला है बीज कोशो जननद्रव्य अमरता या निरंतरता का सिद्धांत। ये कई नाम है भाई, कौन सा भी नाम आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है। बीज कोश का सिद्धांत, जननद्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रतिपादन विजमैन नामक वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी बायोलॉजी में भी ये प्रयोग दे रखा है, ठीक है ना। बायोलॉजी में वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग दे रखा है, तो विजमैन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने प्रयोग चूहों पे किया था। इन्होंने क्या किया था, 3-4 पीढ़ियों तक, वैसे तो 20 पीढ़ियों तक काटी थी इन्होंने, 20 पीढ़ियों तक काटी थी, लेकिन मैं आपको 3-4 ही बता रहा हूँ। 3-4 पीढ़ियों तक इन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ काट दी, और पूंछ काटने के बाद देखा कि जो नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही है ना वो पूंछ युक्त पैदा हो रही थी। ऐसी कोई भी पीढ़ी पैदा नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा या ऐसी कोई भी संतान पैदा नहीं होती जो बिना पूंछ के पैदा हो रही थी, लेकिन ये तो पूंछ काट रहा था, ठीक है ना, ये तो पूंछ काट रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला, उसकी बात कर लेते हैं भाई। कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी गई, परंतु कभी भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जो पूंछ वाली हो, जो कभी भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जो पूंछ वाली, ये क्या लिख दिया भाई, थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पे, पूंछ वाली न हो, पूंछ वाली न हो, ऐसा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। प्रयोग के आधार पर विजमैन ने सिद्ध किया भाई, प्रयोग के आधार पर विजमैन ने सिद्ध किया कि माता पिता से जननद्रव्य संतानों में निरंतर बना रहता है। यानी कि माता पिता से जननद्रव्य जो होता है वो जो उनकी होने वाली संतान है ना उनमें लगातार बना रहता है। जैसे माता पिता से संतान में आ गया, संतान से उसकी संतान में होगी तो उसमें आ गया, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है ना। माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों में जीवन भर अमर है भाई, जीवन, एक मिनट, माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों में जीवन, ये जीवन भर नहीं है, जीवन अमर है, ठीक है ना, जीवन अमर है, इसको काट दीजिए, क्योंकि माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो जननद्रव्य होता है वो संतानों में आ जाता है, संतानों से फिर आगे चला जाता है, तो जो माता पिता से जो प्राप्त हुआ ना संतानों में वो आगे आगे चलता रहता निरंतर, तो मतलब वो उनका जीवन क्या है, अमर है, और इसी कारण इसे अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। ये है आपका बीज कोश, जननद्रव्य, अमरता, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन लेमार्क ने किया था भाई, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, जिराफ पे किया था, ये हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले जो बताया कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो घोड़े जैसे थे, घोड़े की आपने गर्दन लंबी थोड़ी देखी है, एक समान गर्दन हुआ करती थी घोड़े की, लेकिन जैसे जैसे नीचे की घास खत्म हुई तो वो ऊपर की घास खाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों की घास खाने के लिए उन्होंने क्या किया, आगे वाले पैरों का अधिक प्रयोग किया और गर्दन का अधिक प्रयोग किया। तो इस कारण से आगे धीरे धीरे क्या हो गया, उनके पैर और गर्दन है वो लंबे होने लग गए, और वो आगे उनकी होने वाले संतानों में भी ये लक्षण ट्रांसफर हो गया। तो ये अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तो पहले जिराफ की गर्दन घोड़े के समान लंबी थी, गर्दन व आगे वाले पैरों का उपयोग अधिक करने के कारण जिराफ की गर्दन है वो धीरे धीरे क्या हो गई, लंबी होती गई, और वर्तमान रूप में जिराफ की गर्दन जन्मजात रूप से लंबी होने लगी। ये अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत जो कि लेमार्क ने बताया। समाज में माता पिता किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति कर कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं, ये गुण उनकी संतानों में भी पैदा हो जाते हैं।
देखिए बाद में इस सिद्धांत को वो ना रिफ्यूज कर दिया गया मेंडल के द्वारा, या विजमैन ने भी किया था। तो ये सिद्धांत फिर ये मान्य नहीं रहा, क्योंकि उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो लक्षण माता पिता में कभी भी आगे ट्रांसफर, माता पिता से संतान में कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे जॉन सीना जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला कोई भी बॉक्सर है, उनकी संतान शुरुआत में उनके जैसी थोड़ी होती है पैदा, है ना, उनके जैसी थोड़ी पैदा होती है हट्टी कट्टी। जैसे लोहार हुआ करते थे पहले, बहुत हट्टे कट्टे हुआ करते थे, वर्तमान के लोहार देखो कितने पतले दुबले हैं। तो वो परिवर्तन देखने को मिल रहा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिद्धांत तो ये कहता भी कोई भी माता पिता अगर किसी व्यवसाय में पारंगत है, जैसे मास्टर है, मास्टर नहीं है, तो उनकी होने वाली संतान भी उसी में उसी के समान होगी, वो ऐसे ही गुण देखने को मिलेंगे होने वाली संतान में, ये बता रहा है ये सिद्धांत। तो लेकिन बाद में इसको रिफ्यूज कर दिया गया। अर्जित गुणों के संक्रमण व संतानों में स्थानांतरित होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है साइकिल चलाना सीख गया, वो अर्जित गुण है, तो उसकी होने वाले संतान में भी क्या होगा, वो साइकिल वाला गुण आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार होता है। ये किसी व्यक्ति ने अपनी बॉडी वगैरह बना ली, उनकी होने वाले संतान में वो गुण थोड़ी चला जाएगा। ये चीज इनमें बताई गई है इस सिद्धांत में, समझना इसको। आगे देखिए मौलिक गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है भाई। मौलिक गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन मेंडल ने किया था, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से साइंस के अंदर। इन्होंने मटर के पादप पर भी प्रयोग किया था और चूहे पर भी किया था, ठीक है ना। तो ये चेकोस्लोवाकिया जो है ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ता है, और वहां पर चर्च में क्या थे, पादरी थे, और इन्होंने जो प्रयोग किया था मटर के पादप पे किया था। इनके प्रयोग को समझते हैं भाई। इन्होंने क्या लिया था, लंबे मटर के पौधे ले लिए और बोने मटर के पौधे ले लिए। लंबे जो थे वो कैपिटल टी और बोने जो थे वो स्मॉल टी। इनका संकरण करवा दिया। संकरण से हमें फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई, और फर्स्ट पीढ़ी में इन्होंने देखा कि औसत या संकर पौधे हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हो गया कि लंबे पौधे प्राप्त हुए भाई, हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन इनका जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ समझना भाई, फर्स्ट पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए ना, वो संकर पादप प्राप्त हुए, ठीक है। फिर इनका क्या कर दिया, सौ प्रागण करवा दिया, और करवाने पर सेकंड पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। सेकंड पीढ़ी में क्या होगा भाई, देखिए सौ प्रागण कैसे करवाएंगे, ये हम पढ़ते हुए आए रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए आपको भाई। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल टी सही है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, यही है ना। ये इनका ही आपस में प्रागण करवाना है। ये कैपिटल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये ऐसे प्राप्त होते हैं। देखिए अब सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ, 25% जो पादप थे वो तो लंबे प्राप्त हो गए, 25% लंबे प्राप्त हो गए, ठीक है। और 50% संकर प्राप्त हुए, 50% आप देख सकते हैं ये और ये संकर प्राप्त हो गए, और 25% बोने पादप प्राप्त हुए फर्स्ट सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी इन्होंने प्राप्त की, तीसरी पीढ़ी इनसे प्राप्त की संकर से, इनका वापस से 100 प्रागण करवाया, जिससे इन्होंने देखा कि 50% तो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, 50% बोने पौधे प्राप्त हुए। इसका मतलब संकर पौधे यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए, और इससे इन्होंने निष्कर्ष भी निकाला कि मेंडल ने सिद्ध किया कि तीसरी पीढ़ी आते आते जन्मजात मौलिक गुण जो होते हैं वो वापस प्रकट होने लग जाते हैं। जन्मजात मौलिक गुण वापस प्रकट हो जाते हैं। जो पूर्वजों में लक्षण थे ना, वो तीसरी पीढ़ी आते आते वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे नानी के गुण नातिन में आ जाते हैं भाई, नानी के गुण नातिन में आ जाते हैं, दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी फैमिली में जब रहते हैं दादा के गुण पोते में आते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल का सिद्धांत है भाई। आगे एक आता है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का जैव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो बालक के गुणों का स्थानांतरण केवल माता पिता से ना होकर के पूर्वजों से भी होता है। वो सेम बात है भाई, माता पिता से ही गुण नहीं आते, पूर्वजों के गुण भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मंद बुद्धि, माता पिता का बालक प्रतिभाशाली होना। माता पिता तो मंद बुद्धि हैं, लेकिन उनका बालक प्रतिभाशाली है, तो वो उनके पूर्वजों के लक्षण आ जाते हैं। ये गाल्टन का नियम सिद्धांत कहता है। डार्विन का सिद्धांत निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने पर बल देता है। जैसे आपने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत सुना होगा भाई, हमारा जो मौसम परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी आती तो हमने हमारे शरीर को ऊनी कपड़ों से ढक लेते हैं, गर्मी आती तो उन कपड़ों को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो परिस्थितियां होती है ना, उनमें जब परिवर्तन होता है तो हम उनके अगर प्रति परिवर्तन कर लेते हैं तो हम उनके अनुसार
अपने आप को ढाल लेते हैं भाई। ये डार्विन की सिद्धांत हो गया। तो ये कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो ये वंशानुक्रम यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाई हम वातावरण की बात कर लेते हैं। वातावरण से आपको ऐसे समझाने की आवश्यकता नहीं। वातावरण आप सभी जानते हैं, हमारे चारों ओर जो पूरा फैला हुआ उसी को वातावरण कहते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इनके लिए भी परिभाषाएं दी गई है जो आपको याद रखनी है। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा था भाई, वुडवर्थ ने कहा कि हमारे चारों ओर फैले हुए वे सभी तत्व है। देखिए इन शब्दों को मैं गोला बना रहा हूं, इन शब्दों को पकड़ लेना, आपकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। वे सभी तत्व है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। इसका मतलब वुडवर्थ ने किस शब्द का प्रयोग किया, तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, इस तत्व को याद रख लेना। अगर तत्व मिल जाए वुडवर्थ कर देना, बिना देखे ही आंसर। हमारे चारों ओर फैले हुए वे सभी तत्व है जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं, वो वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, जिम्बर्ट की देखिए, जिम्बर्ट की क्या परिभाषा थी, हमारे चारों ओर फैली हुई सभी वस्तुएं। यहां पर आप जिम्बर्ट वस्तुएं पकड़ लेना। अगर वस्तुएं शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या आंसर करोगे भाई, जिम्बर्ट कर देना। ठीक है ना, ये जिम्बर्ट की परिभाषा है। तो हमारे चारों ओर फैली हुई वे सभी वस्तुएं हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, वातावरण होती है। हमारे चारों ओर फैली हुई वे सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, वो वातावरण होती है। ठीक है, आगे देखिए रोस ने क्या परिभाषा दी थी भाई। रोस कहते हैं वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली हुई उन शक्तियों से है। देखिए इसमें भी एक शब्द पकड़ देना, शक्तियां। और शक्तियां मिल जाए, रोष आने पर हमारी शक्तियां हम प्रकट करते हैं ना, तो वैसे ही याद रख लेना भाई, शक्तियां शब्द मिल जाए तो वो परिभाषा किसकी होगी, रोष की होगी। तो वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन सभी शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। तो ये तीन परिभाषा दी गई है, वुडवर्थ, जिम्बर्ट और रोस, याद रख लेना। अब विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए जन्म स्थान। जन्म स्थान, अब देखिए आपको बताने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देता हूं। जन्म स्थान का मतलब है एक तो ऐसा हो कि भाई आदिवासी एरिया में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, और एक विकसित प्रकार का जैसे शहर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए। तो विकास किसका अच्छा होगा आपके अकॉर्डिंग, भाई आदिवासी क्षेत्र में उनको पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, तो इस कारण उस बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो शहर में है तो उनको सभी चीजें, उनका स्वास्थ्य वगैरह है, उन सभी की देख रेख में पोषण वगैरह वो सभी अच्छे से मिलेंगे, तो उनका क्या होगा, अच्छे से देखभाल या अच्छे से उनका स्वास्थ्य या अच्छे से उनकी विकास होगा भाई। ठीक है ना, तो जन्म स्थान भी क्या करता है, प्रभावित करता है। छोटे छोटे उदाहरण दूंगा भाई, उदाहरण बहुत सारे हो जाते हैं, इसके आप भी बना सकते हैं। जैसे साउथ में, नॉर्थ में, इस प्रकार से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे चौड़े एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए। देखिए जन्म कर्म भी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जब पहला बच्चा जन्म लेता ना, तो उसका कितने लाड चाव से रखा जाता है, उसको खाना भी अच्छा खिलाया जाता है, उसकी देख रेख भी अच्छी की जाती है, उसको हर मतलब परिवार के सभी सदस्य अच्छे से खिलाते हैं, अच्छे से मस्त तरीके से रखते हैं उसको। लेकिन उसके बाद में जो आने वाली संतान है उसका उतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना पहले वाले बच्चे का रखा जाता है। तो जन्म कर्म भी क्या करता है, प्रभावित करता है भाई। समाज का वातावरण, समाज का वातावरण भी प्रभावित करेगा भाई। हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, अगर किसी खराब समाज में रह रहे हैं, उस समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई है, समाज का वातावरण अच्छा नहीं है, उस समाज में मतलब अशिक्षित प्रकार का समाज है, उस समाज में रहने वाले लोग सही तरीके से नहीं है, बदतमीजी से बात करते हैं, या फिर उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, या फिर गाली गलौच वगैरह, ये सभी समाज में फैली हुई कुछ बुराइयां होती हैं। अगर वो उस समाज में है और वहां पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर वही बच्चा एक नए अच्छे समाज में जन्म लेता है जहां पर शिक्षित वातावरण है, शानदार वातावरण है, हर व्यक्ति आपस में अच्छे से बात करते हैं, उनका सभी का स्वभाव अच्छा है, तो उसमें वहां पर बच्चे का अच्छे से विकास होगा। परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता भी। एक तो झगड़ालू परिवार होता है, अगर उसमें बच्चा जन्म ले लेगा तो वो भी झगड़ालू पैदा होगा, ना तो उसका अच्छे से विकास हो पाएगा, क्योंकि माता पिता वो लड़ाई झगड़े में रहते हैं और उस बच्चे की देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं। इस कारण से क्या होगा, उस बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई शिक्षित परिवार है, वो प्रेम भाव से, स्वभाव से अच्छे से रहते हैं, अगर वहां पर बच्चे का जन्म होता है तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है भाई। कई विद्यालय वर्तमान में देखते हैं कि वहां पर टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, वो अच्छे से नींद लेते हैं और गवर्नमेंट की सैलरी रह के अच्छे से घर पे आ जाते हैं। ठीक है ना, उस
स्कूल का, उस विद्यालय का वातावरण भी डिपेंड करेगा उस बच्चे का विकास कैसा होगा। अगर स्कूल में अच्छे से उसको शिक्षा दी जा रही है, अच्छे से पढ़ाया जा रही है, अच्छे से सामाजिक वातावरण से उसको जोड़ा जा रहा है, हर चीज को अच्छे से क्लियर करके समझाया जा रहा है, तो उस विद्यालय के वातावरण भी उसको प्रभावित करेगा। शिक्षा तो प्रभावित करेगी भाई, शिक्षित होगा तो विकास अच्छा होगा ही। भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करेगी भाई। एक तो आप सामान्य रूप से हम बात करें वो भौगोलिक स्थिति वाला सेम वही एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं और एक हमारे शहर के अंदर या एक अच्छे ऐसे वातावरण में रहने वाले जहां पर हर आवश्यक चीजें उपलब्ध हो, तो उस वातावरण में रहने वाले, तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मित्र मंडली भी प्रभावित करेगी भाई, मित्र मंडली भी प्रभावित करेगी। कहावत है ना, काली अंडी कन जाया कालो तो हो गई, वो तो भाई बात है। अगर मित्र गलत काम सीख रहे हैं, उनके साथ में कोई लड़कों है, कोई मित्र गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाको डाल रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो भी धीरे धीरे उनके जैसा हो जाएगा। तो मित्र मंडली भी प्रभावित करती है। खेल का मैदान ये सर्वाधिक प्रभावित करता है भाई, क्योंकि खेल के मैदान में सभी पक्षों का विकास होता है। वो दौड़ता है तो उसके शारीरिक पक्ष का विकास होता है, बातें करता है तो मानसिक पक्ष का विकास होता है, खेलने में दिमाग का इस्तेमाल करता तो मानसिक पक्ष का विकास होता है। इसका मतलब खेल का मतदान सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में ही होता है बच्चे का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पोषण भी प्रभावित करेगा भाई। तो ये कुछ कारक हैं जो वातावरणीय कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अवस्थाएं देखेंगे भाई। आज क्लास लंबी तो नहीं हुई ना ज्यादा, अब 41 मिनट की होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।